हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये चैप्टर जिसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये कहीं ना कहीं आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो है रिलेटेबल है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे अल्कोहल फिनॉल में तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि आपके ईथर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ होता है, तो वहां पर एल्कोक्सिल ग्रुप होता है। आप देखते हैं कैसे। अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो कि थोड़े से एक बार भी पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अगर गलती से नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए ये स्लाइड ला लिया मैंने सामने। आपके सामने जो स्लाइड लाया हूँ वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए जो है डेफिनेशंस लिख करके रखा हुआ हूँ, जिसमें सबसे पहले है आपके फिनॉल्स। तो फिनॉल्स से सबसे पहले है एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं, तो एल्कोहल्स आपको बता दिया जाए कि आपके जो एल्केन होते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सिल, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या होता है, तो OH ग्रुप, जो OH ग्रुप, तो OH ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। वो जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह आपका आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा। उस एक हाइड्रोजन की जगह एक OH समूह ले लेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब यहाँ ये होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। 3 प्रकार के होते हैं, जिसके भी मैंने उदाहरण दे दिया है। तो जिसमें ROH मतलब कि अगर से मान लीजिए किसी एक जो है आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा करके आपने क्या कर दिया एक एल्केन से आपने हटा करके आपने बनाया क्या, एल्कोहल, तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल को भी आप बांटना चाहेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल भी आपके 3 प्रकार से बढ़ जाते हैं। एक तो मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल, 3 प्रकार से बढ़ते हैं। और गलती से आपका कैसे मेथेन था तो वहां पर टेट्रा अल्कोहल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज बता दिया जाए कि एक ही कार्बन में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने पर पे यहाँ पर पे आपके जो है एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, आपकी जनसंख्या में वृद्धि, जैसे एक प्रकार से, यानी कि थोड़े वहां पर पे बनावट में या फिर उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी जो है क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, असीमितता आ जाती है, जिस वजह से स्थायी नहीं हो पाते। इस वजह से एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल समूह का होना बहुत ही मुश्किल होता है और लगभग नामुमकिन होता है। मतलब कि आपको एक ही कार्बन पे 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह मिलना मुश्किल होते हैं। इसके बाद आते हैं डाई, आपके जो है सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब कि आपके जो है किसी जो आपके एल्केन में अगर से 2 तरफ से आपके क्या एल्केन ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन है, जिसमें कि आप जो है देख सकते हैं R1 R2 और फिर जो है मैंने एक कार्बन लिया है, कार्बन में हाइड्रोजन, मतलब कि जो उसकी 2 संयोजकता एल्केन ग्रुप से और किसी कार्बन की 2 संयोजकता एल्केन ग्रुप से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से और बची हुई एक संयोजकता कैसे हाइड्रोक्सिल समूह से पूरी होती है, तो वहां पर यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और इसके अलावा टर्सरी अल्कोहल, जहां पर 3 संयोजकता है आपके एल्केन ग्रुप से, किसी कार्बन की 3 संयोजकता है एल्केन ग्रुप से और चौथी संयोजकता यदि से आपके हाइड्रोक्सिल समूह से हो रही थी, ये टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक तो अल्कोहल में पढ़ने को मिलेगा और एक आपके जो लास्ट चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहां पर आपको एमिन्स में पढ़ने मिलेगा। क्लियर रही बात। आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के एक एक उदाहरण देख लिए। अब आएंगे आगे चल करके इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन होता है, जो कि इनके विभेदीकरण की 3 विधियां हैं, विक्टर मेयर, विहाइड्रोजनीकरण और ल्यूकास। विक्टर मेयर, जिसको ऑक्सीडेशन मेथड भी कह सकते हैं, विहाइड्रोजनीकरण या फिर रिडक्शन मेथड कह सकते हैं, हाइड्रोजन का निकालने पर क्या होगा, और एक होता है आपका ल्यूकास मेथड। तो ये 3 प्रकार की मेथड्स होती है, इनको जो है सेपरेट आउट करने की कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, ये ध्यान रखेंगे। ये बात तो रही आपके अल्कोहल्स की। अब आते हैं, अब आप जो है आप इसके बाद फिनॉल्स में। तो फिनॉल्स जो है ये जो है बेंजीन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं ये। और जो है ये भी आप जो है मुख्यतः 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो
डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या फिर सेकंड होते हैं कि बेंजीन से कोई और एल्कीन एल्काइन ग्रुप जुड़ा हो, एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप जुड़ा हो, और उससे फिर आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, तो वो हो जाता है आपका दूसरे प्रकार का। अब यहाँ पर पे आपके जो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जो जुड़े होते हैं, वहां पर पे भी 6 प्रकार हो सकते हैं। मोनो डाई, मोनो एल्कोहल, फेनिल डाई एल्कोहल, फेनिल ट्राई एल्कोहल, फिर उसके बाद चौथे नंबर फेनिल टेट्रा एल्कोहल, फिर उसके बाद आता है फेनिल पेंटा एल्कोहल और फिर फेनिल हेक्सा एल्कोहल, जिसमें मुख्यतः जो है आप पढ़ेंगे फेनिल एल्कोहल, फेनिल डाई एल्कोहल और फेनिल ट्राई एल्कोहल, इनको आप मुख्यतः पढ़ते हैं। उसके बाद टेट्रा पेंटा और हेक्सा तरफ तो बहुत ही कम बारी जाती है, और हेक्सा में जाने पर तो आपको फिर से जो है स्टेरिक, जिसे अब दिमाग में आ रहा है वो सब स्टेरिक क्राउडिंग आ जाती है। आपके जो मैंने बताया कि एक ही कार्बन पे 2 से अधिक जो है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते एल्केन में, उसका कारण भी ये स्टेरिक हिंड्रेंस, और यही कारण की वजह से आपके 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक बेंजीन समूह में नहीं रह पाते, उसका भी कारण है स्टेरिक क्राउडिंग। और स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ही यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपके ये सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं, और ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ाई जा रही है इतने अच्छे तरह से। आप जब मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जब टॉपिक चलेगा, वहां पर आपका इस चीज के बारे में काफी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। तो ये रही बात। इसके बाद हम आते हैं आपके क्या कहना चाहिए, हाँ, अब सेकेंड प्रकार का जो एक प्रकार से क्या कहना चाहिए फिनॉल है, सेकेंड प्रकार का फिनॉल, वहां पर पे आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली जुड़े हुए मिलेंगे आपके बेंजीन ग्रुप से। मतलब कि एक तो आपने अगर से बेंजीन से कोई एल्केन ग्रुप जोड़ा और उस एल्केन ग्रुप से आपने एल्कोहल जोड़ दिया, तो वो हो गया एक प्रकार से। अब आपको सिर्फ जोड़ना, बस आप अपने मन में जोड़ते रहिए, वहां पर भी क्या थोड़ी सी मैं ला नहीं पाया। उसके बाद फिर अब हम आते हैं सेकेंड तरीके में, जो कि है आप एल्कीन ग्रुप जोड़ दीजिए, बेंजीन से एल्कीन ग्रुप जोड़ दीजिए, उससे अल्कोहल जोड़ दीजिए। तीसरा प्रकार एल्काइन जोड़ दीजिए, बेंजीन से एल्काइन जोड़ दीजिए, वहां पर ला दीजिए अल्कोहल। ये 3 प्रकार हो गए, और इसी में एक चौथा प्रकार आप इस तरीके से, चौथा या फिर चौथा पांचवा, आप अभी तक तो आपने सब प्राइमरी में देखा, सेकेंडरी लाइए, आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। बेंजीन से जो है एक कार्बन ऐसा जोड़ दीजिए जिससे बेंजीन जुड़ा हो, और दूसरे तरफ जोड़ दीजिए आप क्या एल्केन, तो वहां पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का एक प्रकार कह सकते हैं इसे। यदि से आप ये तो रहा, फिर टर्सरी में भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया जाए कि टर्सरी इस तरीके से टर्सरी अल्कोहल बनाना स्टेरिक क्राउडिंग के अंतर्गत आ जाता है, इस वजह से वो भी बनना बहुत मुश्किल, लगभग वो बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, तो वो नहीं बनता है, याद रखेंगे। ये तो रही आपके फिनॉल्स की बात। अब आते हैं हम अगली जो है बात लेकर के आपके जो लास्ट जो है टॉपिक इसी चैप्टर से के अंतर्गत ईथर। अब आते हैं तो आपके दिमाग में जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि वहां आपका डायरेक्ट तो आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन आप देख रहे हैं ओ दिख रहा है, ऑक्सीजन दिखता है आपको। आप कोई भी अगर मान लीजिए पढ़े नहीं है, तो नहीं भी पढ़े हैं, तो आप जो है ले सकते हैं ROR देखेंगे आप, तो ROR देख रहे हैं आप वहीं पर पे, तो ROR में आपको एक तरफ जो है एल्केन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब ऑक्सीजन के साथ अभी तक आप क्या जोड़ रहे थे हाइड्रोजन, अब ये क्या जोड़ रहे हैं एल्केन ग्रुप, तो इसको कहते हैं, अगर से ऑक्सीजन के साथ एल्केन जुड़ जाए तो उसको कहते हैं एल्कोक्सी। इस ग्रुप को क्या कहते हैं आप एल्कोक्सी ग्रुप। यह हाइड्रोजन का ही एक जो है एक स्टेप आगे, मतलब कि आपका क्या कहना चाहिए एक ऊपरी जो है स्टेप होती है, यानी कि कुछ एक शब्द होते हैं जो कि दिमाग में नहीं आते, तो वो ये है। तो जो है आपके जो आगे पद कह सकते हैं इसका, तो आप जो है हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक जो एल्केन से हाइड्रोजन हटा करके आप कोई भी एक समूह जोड़ दे रहे थे। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन से भी मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। अभी तक एल्केन से हटा करके आपने OH समूह जोड़ रहे थे आप, मैंने जो है एल्केन से हाइड्रोजन तो हटाया, वहां पर OH जोड़ने जा रहा था, तो लेकिन मैंने एल्कोहल का तो चलो ठीक है, लेकिन अब ऑक्सीजन के भी हाइड्रोजन हटा करके मैंने एल्केन जोड़ दी, तो ये हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा ईथर, मतलब कि
एल्केन के एल्कोक्साइड व्युत्पन्न को हम कहते हैं क्या? ईथर। एल्केन के एल्कोक्साइड व्युत्पन्न को हम कहते हैं ईथर, ध्यान रखेंगे। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दीजिए कि ये केवल और केवल ये एक ही प्रकार के होते हैं। अब आप खुद ही बताइए, यहाँ पे जो मुख्य जो बॉन्डिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे आप कहेंगे कि बॉन्डिंग का काम एल्केन नहीं कर रहा है। यहाँ बॉन्डिंग का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। और ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं होती, जिसमें से दोनों ही संयोजकताएं एल्केन द्वारा पूरी हो रही। तो क्या यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर अन्य किसी ग्रुप का जुड़ना, ये सारी चीजें तो सोच ही नहीं सकते आप। हाँ, बल्कि अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के आप एल्केन जोड़ते जाइए और अलग अलग तरीके के ईथर प्राप्त करते जाइए। हाँ, बल्कि अब यहाँ पे भी 2 प्रकार बन सकते हैं। हाँ, पहला प्रकार बन सकता है क्या आपका? पहला प्रकार है सम ईथर, जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में जो भी सम ईथर, और एक होता है विषम ईथर। सम ईथर और विषम ईथर मतलब सम ईथर मतलब सेम ग्रुप जो है, सम ईथर को ही हम कहते हैं डाईएल्किल ईथर कहते हैं। डाईएल्किल ईथर मतलब कि जिसमें दोनों ही और सेम एल्केन ग्रुप जुड़े हों, तो उसे हम कहते हैं सम ईथर। और जब दोनों ही तरफ अगर से अलग अलग ईथर जुड़े हों, जैसे कि एक तरफ आपका एथिल समूह, दूसरी तरफ मेथिल समूह, एक तरफ एथिल समूह, दूसरी तरफ प्रोपिल समूह, एक तरफ यानी अलग अलग प्रकार के, तब यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपको जो है जिधर जो है कार्बनों की संख्या ज्यादा होती है उस साइड को आपको लेना पड़ता है। उसको आप बाद में बोलेंगे और जो है जिधर कम है उसे पहले बोलेंगे। मतलब कम वाले को आप क्या मानेंगे? कम वाले को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और ज्यादा वाले को मेन चेन मानेंगे। ये बात याद रखेंगे। ज्यादा कार्बन वाले को मेन चेन, कम चेन वाले को सब्स्टिट्यूएंट, ये मानेंगे। तो ये रही बात। तो इस तरीके से आप जो है इनका नामकरण कर सकते हैं। अब 1-2 नामकरण जो है आप अपने कॉपी में, जब मैं आपको जो है स्लाइड से शो करूंगा तो वहां पर आपके जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप में शो कर दूंगा। तो ये रही बात अभी तक की आपकी काय की अलग अलग प्रकार के आपके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की। तो ये रही बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके डायग्राम को लेकर के, जो कि डायग्राम, तो हम आ चुके हैं अपने डायग्राम को लेकर के, जो कि है आपके लैब मेथड्स ऑफ डाईएथिल ईथर। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने पहले अल्कोहल के बारे में बताया, पहले फिर उसके बाद फिनॉल बताया, फिर सबसे लास्ट में डाईएथिल ईथर क्यों डाईएथिल ईथर होता है। लेकिन अब जब आप प्रिपरेशन मेथड्स में घुस रहे हैं, क्योंकि सब अब आपको पता है कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। आपकी सबसे सीधी बात होती, सबसे पहले मैं जो है आपको प्रिपरेशन मेथड्स बताता हूँ और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस बताता हूँ। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ना आपने अल्कोहल बनाने की विधि बताया, आपने प्रयोगशाला विधि, ना फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताया, सीधे आप डाईएथिल ईथर बनाने की, यानी कि एक प्रकार से ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पर आ गए। तो आपको बता दिया जाए कि इस साल जो है आपके एग्जाम में, जो कि इसका चांस आपके चैप्टर में अगर कोई जगह से आने का चांस है तो यही है एक, और जो है बाकी के जो आपके चैप्टर में जो है एथिल ईथर, इसमें एथेनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, आपके इसमें मेथेनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, और उसके बाद डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब में ये एकमात्र ऐसी विधि है जो कि आ सकती है आपके इसमें। इस वजह से मैं इसे आपके सामने पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप किस तरीके का सेटअप लेंगे, तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से जो है आपने क्या लिए, सबसे पहले क्या है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, ये गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, और उसमें जो है आपने उसके साथ साथ आपने बिंदुपाती कीप यानी कि आपने थिसिल फनल लिया, और उसके अलावा उसमें जो है आपने अल्कोहल डाला, यहाँ पर C2H5OH अल्कोहल डाल के सहारे, और यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लिया, आपने थर्मामीटर लिया, और गोल पेंदी के फ्लास्क में पहले से ही आपका जो है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है मौजूद था, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें आपने
एथिल अल्कोहल को बिंदुपाती कीप के सहारे पहुंचाया, और यहाँ पर फिर आपको जो है एथिल अल्कोहल और जो है एथिल अल्कोहल और जो क्या कहना चाहिए आपके सल्फ्यूरिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, थोड़ा सा रुकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इन दोनों का मिक्सचर लिया, और यहीं पर आपका जो है जल भी उपस्थित है, यहाँ पर जल भी उपस्थित है। तो ये तीनों के मिक्सचर जब आपने लिया तो फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है इतना लेने के बाद आपने बर्नर की सहायता से इसे गर्म करने की कोशिश की। अब यहाँ पे कोई ज्यादा उष्मा ना हो जाए, आपका टेम्परेचर ना बढ़ जाए, इसके लिए अचानक टेम्परेचर ना बढ़ जाए जिस वजह से जो आपका गोलपेनी का फ्लास्क है वो फूट ना जाए, उसके लिए आप जो है उष्मक के रूप में एक प्रकार से उसे ठंडा करने के लिए शीतलक के रूप में आप बालू उष्मक को लेंगे। बालू उष्मक यानी आपकी रेत लेंगे, तो ठंडक यानी शीतलक के रूप में आप रेत का यूज करेंगे। और जो है यहाँ पे आप संघनित्र के सहारे जो है, अब आप यहाँ पे आपके ग्राही फ्लास्क में आपको ईथर किस प्रकार प्राप्त होगा अब हम देखते हैं। तो जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, सब आप जो है यहाँ पे पहले से आप 50 ml लगभग H2SO4 आप गोलपेनी के फ्लास्क में रख लेंगे, और जो है लगभग 100 ml आपका क्या रहेगा एथिल अल्कोहल। तो उसे धीरे 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 आप जो है इसे आप जो है एथिल अल्कोहल को गोलपेनी के फ्लास्क में गिराते जाएंगे। तो इसमें गिराने पर पे आपको जो है सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक पहुंचते तक जो है यह रिएक्शन जो है एथिल अल्कोहल की रिएक्शन जो है आपकी H2SO4 से हो जाएगी। H2SO4 से हो जाएगी तो यहाँ पर जल लिया नहीं गया, आपका जल यहाँ पर बनता है। तो जैसे आपने H2SO4 से रिएक्शन कराई तो सबसे पहले C2H5HSO4 मतलब कि एथिल सल्फेट यहाँ बन जाएगा, एथिल सल्फेट बनेगा और जो है जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, एथिल सल्फेट बनेगा और जल का एक अणु निकल जाएगा। लेकिन जब ये 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तरफ ये रिएक्शन जाती है तो जो आपका एथिल सल्फेट बना हुआ है वह जो है आपके दोबारा से प्राप्त, जो यहाँ से आप दोबारा से यहाँ पर एथिल अल्कोहल गिरा रहे हैं तो उससे रिएक्ट करके आपका जो है यहाँ पर आपको क्या दे देगा, डाई एथिल ईथर दे देगा। और डाई एथिल ईथर को आप संयंत्र के सहारे, जिसमें कि यहाँ पर आपका बर्फ युक्त जल है, यहाँ पर बर्फ युक्त जल है, उसे आप जो है बर्फ युक्त जल के सहारे यहाँ पर जब पहुंचाएंगे ये जो है आपका डाई एथिल ईथर गैस के रूप में प्राप्त होगा। और जैसे जैसे आप जो संयंत्र में के सहारे इसे ग्राही फ्लास्क में पहुंचाएंगे तो आपको यहाँ पर यह द्रवित रूप में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। अब यहाँ पे जो बन रहा है जल, तो जल जो है यहाँ पे जो आपका एक प्रकार से नली जो बनाई हुई है जिसमें एक प्रकार से जिसके सहारे ये निकल रहा है तो वो वहां से जल निकल जाएगा। सिंक के सहारे अगर कुछ टेम्परेचर अभी भी थोड़ा सा हाई है तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपके ग्राही फ्लास्क के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सिंक का यूज किया जाता है, और उसके बाद हमें ईथर प्राप्त हो जाता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, जिसके केमिकल फार्मूला C2H5O C2H5 ये है डाई एथिल ईथर, ये प्राप्त हो जाता है। क्या किया आपने, सबसे पहले ये सेटअप तैयार किया, सेटअप तैयार करने के बाद जो है आपने सबसे पहले यहाँ गोलपेनी के फ्लास्क में पहले से आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया था, उसमें आपने एथिल अल्कोहल को या फिर एथेनॉल को बिंदुपाती कीप के सहारे डालते गए, और वहां से आपने यहाँ पर आपको सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपको क्या प्राप्त होगा, एथिल सल्फेट, और एथिल सल्फेट में दोबारा से प्राप्त एथेनॉल से यहाँ रिएक्ट करके यहाँ आपको डाई एथिल ईथर दे देगा, और आपका H2SO4 जैसा का तैसा आपको दोबारा प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे वो भी कॉन्सेंट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपका जो है एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और इसकी जो फुल रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी कि C2H5OH 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है, और यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिएक्ट में यहाँ पे आपके उत्प्रेरक का कार्य करेगा और क्या क्या दे देगा, तो C2 डाई एथिल ईथर दे देगा।
और एक जल का अणु प्राप्त हो जाएगा। तो ये रही बात। तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे आपके अन्य प्रिपरेशन मेथड्स की, जिसमें सबसे पहले हम एथेनॉल, फिर उसके बाद फिनॉल और उसके बाद जो है डाई एथिल ईथर बनाने की विधियों पर पहुंचेंगे। बात करते हैं अलग अलग तरीके के प्रिपरेशन मेथड्स की। तो यहाँ पर आपको 3 मेथड्स आपको यहाँ पर देखें, इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी एल्कोहल बनाने की, और 3 मेथड्स देखने को मिलेगी फिनॉल बनाने की। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स आपकी फिनॉल बनाने की, लगभग आपकी 3 मेथड्स आपकी फिनॉल बनाने की और 2 मेथड आपकी जो है बच जाएगी, मतलब कि 3 और 2 5 और ये 6, मतलब टोटल 11 रिएक्शन है आपके एल्कोहल, फिनॉल और ईथर बनाने की, जिसमें 3 रिएक्शन एल्कोहल बनाने की और फिर 6 रिएक्शंस आपकी फिनॉल बनाने की और 2 रिएक्शंस आपकी क्या बनाने की, ईथर बनाने की। अब इनके अलावा भी जो पुराने चैप्टर, जिनमें जो 2 चैप्टर जो छूटे हैं, वहां पर भी कुछ रिएक्शंस थी। अब यहाँ पर मैंने वहां पर से एक रिएक्शंस यहाँ उठा करके ला लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ रिएक्शंस जो है आगे आने वाले चैप्टर गिन पे रहेगी, नहीं रहेगी, आगे आने वाले चैप्टर गिन में शायद ही है। तो इतनी ही रिएक्शंस है आपके बनाने की, बल्कि क्या केमिकल रिएक्शंस गिन पे कुछ हो सकता है इधर उधर। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बोरेनॉन से। बोरेनॉन्स क्या होता है, तो बोरेनॉन्स एक प्रकार से बोरेन के बोरोन और हाइड्रोजन के मिक्स जो यौगिक होते हैं, बोरोन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, उन्हें कहते हैं बोरेनॉन्स। आपको जो है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आपके जो 11th के लेक्चर सीरीज है वहां पर देखने बता दिया है मैंने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में, जो कि जिसका जो पहला ही एलिमेंट जो है बोरोन है, तो ये याद रखेंगे, वहां पर देख सकते हैं आप। तो वहां तो बोरेनॉन का आप अगर से बोरेनॉन की उपस्थिति में अगर से मान लीजिए आप एल्किल का कैसे आप करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन एक प्रकार से। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने पर आप क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो आप जो है जब आप एल्किल का आप जो है बोरेनॉन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ट्राई एथिल बोरेनॉन प्राप्त होगा। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं आप, तो आपको यहाँ पे H3BO3 एक एसिड देखने को मिलेगा, बोरिक एसिड जिसे कहते हैं हम, और जो है आपका क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये बात है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर से मान लीजिए आप नेक्स्ट रिएक्शन जो कि होती है डाई एथिल ईथर, तो ये डाई एथिल ईथर पिछला ही जो आपने देखे सबसे पहली रिएक्शन इसमें जो है, ये आपने पिछली रिएक्शन जो देखे प्रयोगशाला मेथड, उसकी डायरेक्ट विपरीत रिएक्शन है, याद रखेंगे। इसके बाद आप अगर से मान लीजिए डाई एथिल ईथर की अगर से किसी एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो वहां पर आपका यहाँ आपको हेलो एल्केन और जो है एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन और एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यदि से आप ब्रोमोपेंटेन की अभिक्रिया कैसे किसी क्षार से कराते हैं, ब्रोमोपेंटेन यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन या फिर किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर से आप क्या कराते हैं, सो किसी बेस से कराते हैं, वो भी तो यहाँ पे आप उसे गर्म करते हैं, तो यहाँ आपको SN2 हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा, SN2 हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा। तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा, आपको तो दिख ही रहा है, और एक सॉल्ट बनने के अलावा जो है यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, सॉल्ट के अलावा एक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेथड्स रही। अब आपको फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाने की सबसे पहली मेथड्स तो आपको वेल नोन है। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और रिएक्शन जोड़ सकते थे कि यदि से आप एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भी आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपको मैंने कराया हुआ ही है। इसके अलावा यदि से आप यदि से आप बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं या फिर साइक्लोहेक्सेन का कराते हैं या फिर किसी भी साइक्लिक यौगिक का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल नहीं फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। फिनॉल अगर बेंजीन से कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होगा, और नहीं तो फिर साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाएगा, या फिर साइक्लिक ऑल प्राप्त हो जाएगा, याद रखेंगे आप। इसे साइक्लिक एल्केनॉल कह सकते हैं, साइक्लिक एल्केनॉल प्राप्त हो जाएगा। यदि से आप डाई एथिलीन बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं, डाई एथिलीन बेंजीन को अगर से आप उसका
हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण कराने पर आपको जो है, और ये हाइड्रोजनीकरण आजादी से आपका H2SO4 की उपस्थिति में होता है। याद रखेंगे, जो मैं उत्प्रेरक बोल रहा हूँ, जो जितने ज्यादा आपको, क्योंकि आपके साथ मैं खुद जो है इस चीज से जूझा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या दिक्कत होती। आप जो है इसके जो है आपको ये तो याद रह जाता है क्या क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद ध्यान रह जाता है, लेकिन आपका जो क्या कहना चाहिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक आप भूल जाते हैं। तो यहाँ H2SO4 का उपयोग किया गया है जो है उत्प्रेरक के रूप में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को मिलता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को मिलेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन वाले से आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा, और जो है ज्यादा हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल का ही एक और व्युत्पन्न जो कि मैंने दूसरे प्रकार का बताया था वहां, तो वो मिल जाएगा यहाँ पे। या फिर साइक्लिक एल्किल, साइक्लिक एथिल ब्रोमो मेथिल का अगर से आप कराते हैं क्या, ब्रोमो मेथिल है ये। तो ब्रोमो मेथिल से अगर से मान लीजिए आप किसी बेस की अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जैसे कि आपने यहाँ पर SN2 हाइड्रोलिसिस देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, और एक सॉल्ट प्राप्त होगा, और आपको साइक्लिक एल्केनॉल प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसे कह सकते हैं आप साइक्लिक, क्या कह सकते हैं आप, साइक्लिक एथेनॉल कह सकते हैं इसे। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अन्य प्रकार की अभिक्रियाओं की। बात करते हैं अगली रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है हेलोएरिन्स से आपको बनाना है। हेलोएरिन्स से आप किस प्रकार बनाएंगे फिनॉल। तो हेलोएरिन्स की अगर से आप किसी बेस से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख भी रहा है सॉल्ट। आप तो आपके दिमाग में धीरे धीरे मैं बैठा रहा हूँ, तो वहां से तो आप यहाँ सॉल्ट बना आराम से सकते हैं। इसी प्रकार से अगर से आप सोडियम फेनिल सोडियम सल्फोनेट की अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं छोटी सी हिंट मिल रही होगी काय की। तो यहाँ हिंट मिल रही है आपको फिर से एक सॉल्ट की, जो कि है सोडियम सल्फोनेट। सोडियम सल्फोनेट, तो यहाँ पर उसकी हिंट मिल रही है, और यहाँ पर आपको फिर से फिनॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तो OH ग्रुप स्पष्ट दिख रहा है, तो वहां से भी आप दिमाग लगा सकते थे, क्या रखेंगे। यदि से आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से एक नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, आपको पता है। एक जो है आपको फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये से आप H और OH में तोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है क्या देखने को मिल जाएगा, फिनॉल, और यहाँ पर HCl का ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो ये बात रही। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं आपके दो रिएक्शन जो की है आपके क्या बनाने की, तो ईथर बनाने की। तो हम उस पर आते हैं, हम फेनिल्स बनाने की, सॉरी हमारे डाइएथिल ईथर बनाने की विधि के, डाइएथिल ईथर बोलते हैं या फिर ईथर बनाने की विधि कहते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर डाइएथिल ईथर ही बनाया हूँ मैंने। तो आपको एक मेथड तो आपको प्रयोगशाला में विधि भी बता दिया। दूसरी रिएक्शन है कैसे आप ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, तो आप कराते हैं ऑक्सीडेशन किसका, आपके अल्कोहल का। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपको बताया हुआ है कि अल्कोहल से आपको डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। अल्कोहल से ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, और आपको प्राप्त हो जाएगा डाइएथिल ईथर। क्योंकि कंट्रोल्ड होता तो पहले आपको एल्डिहाइड या फिर क्या प्राप्त हो जाता, एल्डिहाइड या फिर उस क्या प्राप्त होता, बताइए, बताया हूं मैंने, एल्डिहाइड या कीटोन। और उसके बाद क्या प्राप्त होता, उसके बाद एसिड प्राप्त होता, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद फिर प्राप्त होता एथिल ईथर, ईथर प्राप्त होता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्राप्त होता, तो फिर तो ये तो अनकंट्रोल्ड है। अब यहाँ पर वही बात है, अनकंट्रोल्ड आपने अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन कराया किसका, हेलोएल्केन का, तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइएथिल ईथर। तो ये बात रही। और यहाँ सॉल्ट, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक मेटल दिख रहा है, और यहाँ पे एक नॉन मेटल दिख रहा है। मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से भी आपको सॉल्ट प्राप्त होता है, आपको पता है वो। मैं आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत से बता रहा हूँ मैं इस चीज को। तो ये रही बात, तो ये रही दोनों मेथड्स। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन मेथड्स खत्म होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको अल्कोहल की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मेथड, उसके बाद है आपके जो है आपके क्या कहना चाहिए, हेलोजनीकरण, हो सकता है हेलोजनीकरण है, उसके बाद नाइट्रेशन, फिर उसके बाद नाइट्रेशन के बाद जो है
आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं उन पर आ जाएंगे। तो 4 प्रकार की मुख्य रिएक्शन है, फिर नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद नेम रिएक्शन। तो ऐसी 6 प्रकार की रिएक्शन आपके इसमें है। तो इसके बाद फिर आपके स्पेशल क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसके स्पेशल क्वेश्चन के पहले कुछ स्पेशल क्वेश्चन में ही बाकी सारी चीजें मिला दूंगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ आपके प्रिपरेशन मेथड्स यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।